छाछंग बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट दो वजह से है छाछंग, यही बताना चाहते हैं हम आपसे। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट वजह यह है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं जी। जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो करप्शन बढ़ेगा, हर तरह का बढ़ेगा, अपराधी आ जाएंगे। आप समझिए कि जब अपराधी, एक समय था जब अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा था और अपराधी पॉलिटिक्स में आ रहे थे, लेकिन जब छाछंग जब शुरू थे, छात्र नेता जब भी छात्र नेता आएगा राजनीति में तो अच्छे मुद्दों की बात करेगा और पॉजिटिव सोच पे काम करेगा। कि अगर छात्र संघ से एक पढ़ा लिखा नेता आएगा तो इसका मतलब है कि जो परिवारवाद वाली राजनीति है और दूसरा जो जातिवाद वाली राजनीति है उसको कम भी तो किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों चाहती है छात्र संघ क्यों ना आए, बीजेपी को इससे क्या फायदा है? एक जो परसेप्शन बनाया गया है और परसेप्शन दिखता भी है सामने से कि समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश जी को देखा जाए तो वो परिवारवाद की देन है और उनके परिवार से बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा में जाते हैं चाहे विधानसभा में जाते हैं, वो क्योंकि उस परिवार से आते हैं। यहाँ तक भी लग रहा है कि वो लक बाई चांस जो चीफ मिनिस्टर भी बने थे, क्योंकि नेताजी को लोगों ने वोट किया था और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उस पर आप क्या कहना है? कि पहले तो नेताजी थे, वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बने, तो उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्टी में सीनियर मेंबर थे। माननीय शिवपाल यादव जी थे जिसकी वजह से अनबन भी हुआ, शायद कहीं ना कहीं वो देखा भी गया। उसके बाद स्वर्गीय अमर सिंह जी रहे, एक कद्दावर नेता। आजम खान थे। तो ऐसे नेताओं को भी तो पार्टी आगे ला सकती थी, मुख्यमंत्री बना सकती थी। रोजगार की बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी नहीं कर रहा है उतना बढ़ चढ़ करके, और पक्ष तो जैसे छोड़ ही दिया है कि नहीं छोड़ो, ठीक है ना, जा ही रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक तो जा ही रहे हैं, तो क्या दिक्कत है यहाँ के लोगों को? वोट देने के टाइम थोड़ा सा दो लाइन बोल देंगे रोजगार पे और मिल ही जाएगा वोट। कई ऐसे फैमिली मैंने देखी है, कई ऐसी फैमिलीज देखी है जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, माताओं ने जेवर गिरवी रखना पड़ा, जेवर गिरवी रखने का काम किया, पिता को और खेत गिरवी रखना पड़ा, खेत गिरवी रखने का काम किया और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। और पढ़ने लिखने के बाद उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के कहीं पेपर लीक हुए तो उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश में इससे ज़्यादा कहीं एग्जामिनेशन के पेपर लीक नहीं हुए। तो पेपर लीक कहीं ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए किया जाता है रोज़ वैकेंसी आएगी, रोज़ लीक करा देंगे, लीक करा के फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो लोगों को लगा रोज़गार मिलने वाला है, रोज़गार मिलने वाला है, सारे पेपर लीक। पेपर लीक अगर, क्योंकि आप पहले मालूम होता तो मैं लिस्ट लेके आप सुना देता कि कितने पेपर लीक। नहीं, मैंने अखिलेश जी का एक ट्वीट देखा था, उन्होंने लिस्ट दिया हुआ था बाकायदा, और उसमें कम से कम 25 एग्जाम से जिसके कि पेपर लीक हुए थे या तो डेट चेंज हुए थे, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने देखा था और मैंने पूछा भी था किसी से। तो इसमें आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग क्यों नहीं एक प्लान जो है एजिटेशन करते हैं, एक संघर्ष हो जिसमें कि आपके साथ छात्र भी जुड़े, युवा भी जुड़े? क्योंकि जब तक हमारे युवा मजबूत नहीं होंगे, उनके हाथों में रोजगार नहीं होगा, विकसित भारत का लक्ष्य तय कर देने से विकसित भारत नहीं हो जाएगा। जब तक छोटे शहरों से भागीदारी नहीं आएगी, और भागीदारी का मतलब है कि बस वो वोट में भागीदारी ना हो, कंजम्पशन में भागीदारी ना हो, कमर्शियल भागीदारी होगी जहां पे कि हम पैसे कमा रहे हैं और हम पैसे खर्च कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे कोई बात नहीं होता पूर्वांचल के लिए। वही सरकारों ने चाहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बन गई हैं। हम बेंगलोर से कंपीट करने की बात करते हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहाँ पे स्टार्टअप्स बन रहे हैं और बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, बट पूर्वांचल की बात ही नहीं होती है। तो कहाँ पे है? क्या उधर वाले नेता इधर आना नहीं चाहते, इधर के लोगों की बात नहीं करना चाहते? आपको क्या लगता है? BHU लगभग 1916 अगर मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं हूँ तब का निर्माण है, माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया। उसके बाद दूसरा BHU बनारस में नहीं बना, बनारस तो छोड़िए पूरे पूर्वांचल में नहीं बना। उसमें सबकी सरकारें आई हैं, बीजेपी आया है, कांग्रेस भी रहा है, आप लोग भी रहे हैं, BSP भी रहा है। तो अगर देखा जाए तो BHU पे ही पूरा पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार टिका हुआ है। तो इसके भार को कम करने का, और भार कम करने का तो ठीक है कि वो वहाँ की जनता है वो समझे, दूसरे ऐसे शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खुले? आपने बोला सभी युवाओं को जोड़ना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी तो PDA की बात करती है, उसमें तो हम जैसे सवर्ण आते ही नहीं, तो फिर कैसे मैं क्यों जुड़ूं या दूसरा सवर्ण समाज का बच्चा क्यों जुड़े? रोजगार में आपको क्या लगता है? पूर्वांचल में स्टार्टअप पे फोकस होना चाहिए और फैक्ट्री जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी अडानी, अंबानी, ITC हो या अमूल आया है, दूसरे भी लोग आए और यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाए, यहाँ पे वेयर हाउस से इस्टेब्लिश करे, जिससे कि पूर्वांचल के लोगों को पूर्वांचल में रोजगार मिले। इस पे आप क्या सोचते हैं? पूर्वांचल के युवा पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें उनके हक का रोजगार मिल रहा है? क्या डिग्री बस एक कागज बनकर रह गया है, या
हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है। आज हमारे साथ द राइजिंग भारत पॉडकास्ट पे एक ऐसे नेता हैं जो वाराणसी मंडल से एमएलसी हैं, जमीनी मुद्दों को उठाते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, खास तौर से पूर्वांचल में रोजगार, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था, बनारस से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, चाहे वो विश्वनाथ टेम्पल से जुड़ा हुआ हो या और भी सारे मुद्दे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आशुतोष सिन्हा जी। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप राजनीति में आए कैसे, क्योंकि युवाओं को राजनीति में देख करके एक दूसरा युवा जो होता है उसकी आंख में चमक आ जाती है कि हमारी बातें होंगी, तो आप कैसे आए? एक्चुअली ये देखिए कोइंसिडेंस था, और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि जब मुझे याद है आज भी कि सन 2000 की बात है और ग्रेजुएशन में मुझे एडमिशन लेना था, तो 3 नंबर से मेरा BHU में नहीं हो पाया। अच्छा। और उसके बाद विद्यापीठ में हो गया, यूपी कॉलेज में हो गया, हरिश्चंद्र PG कॉलेज में हो गया। तो विद्यापीठ मेरे घर के पास है, लेकिन वहाँ पर ये हुआ कि नहीं ऐसा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाओ, तो विद्यापीठ में एडमिशन नहीं लिया हमने। और फिर उसके बाद यूपी कॉलेज ले नहीं लिया कि यूपी कॉलेज घर से दूर था। फिर हमने हरिश्चंद्र में एडमिशन ले लिया, और हरिश्चंद्र में एडमिशन लिया क्योंकि मैं साइंस साइड से रहा, मैंने BSc MSc LLB किया है। तो जब BSc में मेरा एडमिशन हुआ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा उद्देश्य कुछ होता है और दूसरे देश में हम लोग चले जाते हैं। तो अचानक ही वहाँ पर शासन की राजनीति देखी और लगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों के कई मुद्दे हैं जो नहीं उठ पा रहे, कई चीज़ों के लिए लड़ना जब शुरू किया तो हमारे साथ के हमारे सर्कल ने कहा कि नहीं, आप भी पॉलिटिक्स कर सकते हो, आप भी अच्छी बात जब कर रहे हो तो क्यों न जाके करो, आप छात्र संघ के पदाधिकारी बनिए। तो उसी समय छात्र संघ का मैंने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और उसके बाद क्योंकि पहला इलेक्शन तो नॉमिनेशन जिस दिन था उस दिन तय हुआ कि लड़ना है। अच्छा। तो इलेक्शन हम हार गए। फिर उसके बाद जब सेकंड इलेक्शन जब लड़ा तो उसके बाद इतना जनसमर्थन मिला, इतना प्यार मिला सबका, तो ऐतिहासिक वोट से हम चुनाव जीते। और हरिश्चंद्र कॉलेज के इतिहास में जितना वोट पा के मैं चुनाव जीता हूँ, आज तक इतना वोट किसी ने नहीं पाया। अच्छा। ये हमारे ये भी रिकॉर्ड है हरिश्चंद्र कॉलेज का। और मैं सोच रहा था कि आने वाले समय मेरे कुछ छोटे भाई तोड़ेंगे, लेकिन अभी तक टूटा नहीं, वो रिकॉर्ड भी चल ही रहा है। तो छात्र संघ की राजनीति में हमारा ऐसे एकदम समझ लीजिए कि वो जो एंट्री थी वो एक्सीडेंटल एंट्री थी। कोई ऐसा नहीं था पहले से कोई प्लानिंग की हो या कुछ सोचा हो, अचानक ही सबके साथ मिले, साथ की जो टीम थी सबने कहा नहीं लड़ना चाहिए, लड़े। और वो इतिहास में मेरे लिए बहुत स्वर्णिम समय था। और छात्र संघ क्योंकि आप समझिए कि लोकतंत्र की नर्सरी है जी। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कोई है तो छात्र संघ है। और हम आपको बताएं, मैं जब छात्र संघ हम लोग चुनाव जीते, हमारे जीतने के बाद अगले साल मायावती जी की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने छात्र संघ को भंग कर दिया। और लगातार हम लोगों ने 5 साल संघर्ष किया, कई बार जेल गए, आंदोलन किया, संघर्ष किया, सड़क पे लड़े। लड़ने के बाद 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने छात्र संघ बहाल किया। तो लगातार हम लोगों ने छात्र संघ के लड़ने का भी काम किया। और इवन मैं आपको बता दूं, आज भी जब सदन चलता है, जब भी विधानसभा विधान परिषद चलती है, तो विधान परिषद में छात्र संघ मेरे मूल मुद्दों में होता है। अगर छात्र संघ ना होता तो हमारे जैसा एक साधारण सा परिवार का बेटा आज MLC नहीं होता। आज MLC। तो आज श्रद्धेय नेताजी जो छात्र संघ को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय सोचा करते थे, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन दोनों लोगों का बहुत ऐसा, और हमारे छात्र संघ का उद्घाटन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आज जहाँ कुछ भी हैं वो छात्र संघ की वजह से हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि छात्र संघ बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और इम्पोर्टेंट 2 वजह से है छात्र संघ, यही बताना चाहते हैं हम आपसे। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट वजह यह है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं जी। जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो करप्शन बढ़ेगा, हर तरह का बढ़ेगा, अपराधी आ जाएंगे। आप समझिए कि जब अपराधी, एक समय था जब अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा था और अपराधी पॉलिटिक्स में आ रहे थे, लेकिन जब छात्र संघ जब शुरू थे, छात्र नेता जब भी छात्र नेता आएगा राजनीति में तो अच्छे मुद्दों की बात करेगा और पॉजिटिव सोच पे काम करेगा। तो हम लोगों ने पॉजिटिव सोच पे काम किया क्योंकि छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आए हैं। तो मैंने अपने अलावा भी और भी कई दल में छात्र संघ जैसे निकले लोग हैं, तो लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि छात्र संघ वास्तव में जो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कही जाती है, और वो है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देश की सेवा कर सकते हैं, करना चाहें और राष्ट्र का नेतृत्व करना चाहें तो उसकी एकमात्र कोचिंग छात्र संघ है, जिसको इस BJP गवर्नमेंट ने बंद कर दिया।
और लगातार सदन जब भी चलता है तो मैं लड़ता हूँ उसके लिए, आज भी हम लड़ने का काम करते हैं। क्योंकि जैसा आपने बोला कि उसका बेनिफिट ये तो है कि उससे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, लेकिन उसका दूसरा अगर उसके उलट देखें तो जो ये है कि अगर छात्र संघ से एक पढ़ा लिखा नेता आएगा तो इसका मतलब है कि जो परिवारवाद वाली राजनीति है और दूसरा जो जातिवाद वाली राजनीति है उसको कम भी तो किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों चाहती है, छात्र संघ क्यों ना आए, बीजेपी को इससे क्या फायदा है? देखिए, बीजेपी में अगर सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में एक। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा अगर अपराधी किसी दल में है, देश के सबसे अगर अपराधी अगर कहीं है तो बीजेपी में है, जिसमें राजनीति में है, विधायक हैं, सांसद हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप समझिए कि जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे न जाने कितने मुकदमे हों, जिन्होंने अपने मुकदमे मुख्यमंत्री बनने का हटाए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास न जाने कितने मुकदमे हों जिन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मुकदमा हटाया। तो अपराध में बीजेपी के लोग बहुत थे, परिवारवाद में बीजेपी के लोग बहुत हैं। तो वो नहीं चाहते कि छात्र संघ से निकला कोई नौजवान राजनीति में आए और आगे बढ़े। तो इसलिए छात्र संघ की राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसीलिए इसके खिलाफ है और नहीं कराना चाह रही है। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए, लेकिन लगातार छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। और इवन हम लोग तो कह रहे हैं, कई बार सदन में मैंने इसका क्वेश्चन भी किया, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही सही। हालांकि मुझे रोजगार पे आना है और बात करना है आपसे, लेकिन 2 फॉलोअप क्वेश्चंस और मैं लूंगा इसी पे। परिवारवाद आपने बोला बीजेपी में ज़्यादा है और जातिवाद भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है, पूरा एक जो परसेप्शन बनाया गया है और परसेप्शन दिखता भी है सामने से कि समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश जी को देखा जाए तो वो परिवारवाद की देन है। और उनके परिवार से बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा में जाते हैं चाहे विधानसभा में जाते हैं, वो क्योंकि उस परिवार से आते हैं। यहाँ तक भी लग रहा है कि वो लक बाई चांस जो चीफ मिनिस्टर भी बने थे, क्योंकि नेताजी को लोगों ने वोट किया था और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो उस पर आप क्या कहना? देखिए, आप जो कह रहे हैं, देखिए यही है, देखिए जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं और कराते हैं। हमें आप ये बताइए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता चुनती है जी, और जनता चुनती है। नेताजी ने अगर अपने सुपुत्र को अगर चुनाव लड़ाया, जनता ने चुनने का काम किया। ऐसा नहीं है कि जाके वो इलेक्शन गए और बूथ कैप्चर करके बना दिया उनको सांसद, पहली बार वो सांसद हुए। या आज तक जब भी वो जीत रहे हैं, जहाँ से लड़ते हैं चुनाव जीत जाते हैं, सांसद हो रहे हैं, एमएलए एमपी। देखिए, आप देखिए राज्यसभा में और कोई जाएगा तो परिवारवाद की वजह से आएगा। आदरणीय अमित शाह का बेटा अगर जय शाह अगर आईसीसी का चेयरमैन होगा तो वो परिवारवाद की वजह से होगा जी, वो किसी इलेक्शन को लड़के उन्होंने नहीं हुआ। तो जो इलेक्शन जो जनता के बीच हम जाते हैं, जिसको जनता को चुनना होता है, भाई हमारे लोकतंत्र में अगर हमारा कोई मालिक है तो जनता है जी, और जनता ने चुन के भेजा। कन्नौज से सांसद बनाया, उसके बाद करहल से विधायक बना, फिर कन्नौज से बनाया, फिरोजाबाद से बनाया, जनता ने चुन के भेजा। तो इसको परिवारवाद नहीं कह सकते। राजनाथ सिंह जी के बेटे, अच्छा पंकज सिंह जी नहीं है क्या विधायक? उनका छोटा बेटा अभी लखनऊ से तैयारी नहीं कर रहा है क्या? आप आइए, क्या लालजी टंडन जी के बेटे आशुतोष टंडन जी तो हम लोग के बीच नहीं रहे क्या? वो मंत्री नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, लालजी टंडन जी नहीं थे? आप किसी भी बीजेपी के किसी लीडर को उठा के देख लीजिए, मैं आपको कहता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक आप जितने लीडर को उठा के देखेंगे, सबके परिवार में 2-4 लोग विधायक हैं, सांसद हैं। आप किसकी बात करना चाहते हैं? आप अनुराग ठाकुर जी की बात करिए, आप किसकी बात करें? जिसकी बात करेंगे सब परिवारवाद से बीजेपी में आए। बीजेपी में परिवारवाद से बहुत सारे लोग आए, लेकिन परिवारवाद में मैंने एक चीज ये कहा, देखिए परिवारवाद वहां होता है अगर वो अपने कोई अगर नेता अपने बेटे को राज्यसभा भेज रहा है, अपने बेटे को विधान परिषद भेज रहा है, या किसी मलाईदार पद पे लगा भेज दे रहा है, तो वो तो मानते हैं। लेकिन जिसको जनता ने चुना है, जनता चुन रही है, और लोकतंत्र में जनता ही तो भगवान है, जनता चुन के भेज रही है, तो उसमें कैसा परिवारवाद? हम कह रहे हैं मान लीजिए एक बार जिता लिया, ठीक है, हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते अपने बच्चे को जिता सकता है, लेकिन दोबारा जब जनता के बीच जाएगा तो जनता चुनती है। लोगों को हराने का भी काम किया इसी जनता ने, राहुल गांधी जी को हराया, इसी जनता ने बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको हराया, इसी जनता ने अभी स्मृति ईरानी जी को भी हरा दिया। तो अब आप क्या, तो उसका मतलब ये हुआ कि देखिए जनता ही भगवान होती है, जिसको चाहती है चुनती है और जब नहीं चाहती तो हटा देती है। तो इसलिए लोकतंत्र में परिवारवाद जो होता है, वो परिवारवाद का जो मतलब है वो दूसरा होना चाहिए मेरे हिसाब से। परिवारवाद का मतलब ये होना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री हैं, अपने बेटे को एमएलसी बना के मंत्री बना दिया जी, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, अपने बेटे को राज्यसभा भेज के मंत्री बना दिया।
तो ये परिवारवाद हुआ। परिवारवाद अगर इस तरह से देखेंगे तो बीजेपी के तो सारे लीडर्स परिवारवाद से आए हैं। कौन सा लीडर ऐसा है जो परिवारवाद से नहीं आया? लगभग सारे लीडर परिवारवाद से आए हैं। तो अगर आप दो चार लोगों को छोड़ दे तो उसी तरह से तो ऐसे देखा जाए तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दूसरा होना चाहिए। और जितना परिवारवाद बीजेपी में है और लीडरशिप अगर कहिएगा तो ऊपर से नीचे तक अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शायद 4-6 घंटे लग जाएंगे। आपको हर स्टेट में बता सकता हूँ, हर स्टेट में। नहीं, उतनी जानकारी तो मुझे भी है, लेकिन मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन और है। हाँ बताएं। क्योंकि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से आते हैं और जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि पहले तो नेताजी थे, वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बने तो उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्टी में सीनियर मेंबर थे। माननीय शिवपाल यादव जी थे, जिसकी वजह से अनबन भी हुआ, शायद कहीं ना कहीं वो देखा भी गया। उसके बाद स्वर्गीय अमर सिंह जी रहे, एक कद्दावर नेता। आजम खान थे। तो ऐसे नेताओं को भी तो पार्टी आगे ला सकती थी, मुख्यमंत्री बना सकती थी। आपका जो कहना है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी जो कभी बुढ़ी नहीं होगी, बूढ़ी नहीं होगी, नौजवान रहेगी पार्टी। और नौजवान देखिए, जो भी कोई नया आदमी आएगा क्रिएटिव सोच के लेके आएगा, जब जनरेशन गैप होगा, देखिए जनरेशन जब गैप होता है, हम हो सकता है कि जितना अच्छा कंप्यूटर आप एआई के बारे में जानते हो आपका बच्चा जानता हो, जरूर जरूर। तो जितने, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम आप बहुत पीछे चल रहे हैं। और जो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, उस समय जो हमें याद आ रहा है कि एक समय जब हम लोग फ़ोन लिया करते थे तो वो मैंने बटन वाले फ़ोन हुआ करते थे, उसका स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन का अब इतने हाईटेक फ़ोन आ गए कि बहुत सारे अभी भी हमारे पुराने समय के लोग नहीं यूज़ कर पाते। बहुत सारे अब आज के डेट में सोशल मीडिया आ गई। सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे पुराने नेता हैं जो सोशल मीडिया जान ही नहीं पाते। इंस्टाग्राम के बारे में नहीं जानकारी है, पूछने के नहीं बता पाएंगे, नेता नहीं बता पाएंगे तो क्या है, कैसे करना है, कैसे पोस्ट होता है, क्या रील होती है, क्या होता है, तो देख तो लेते ही होंगे, लेकिन कैसे पोस्ट करना है, कैसे क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को अपग्रेड करना होगा आपको तो अपग्रेड करना होगा तो हमको नई पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विदेश से पढ़कर आए, उनके अंदर सोच थी और समाजवादी पार्टी का रथ लेकर निकले थे। वो जो चुनाव पिछली बार का था 2012 का जो चुनाव हम लोगों ने जीता, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश को साइकिल से चलने का काम किया, रथ से चलने का काम किया और पूरे प्रदेश में मैसेज दिया। नौजवान इससे जुड़ा और नौजवान, अच्छा उत्तर प्रदेश सबसे नौजवान प्रदेश है, मालूम है आपको? सबसे ज़्यादा नौजवान अगर कहीं है पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में, तो ये नौजवान जब पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं तो नौजवानों को ये महसूस हो रहा था कि हम अगर मुख्यमंत्री अखिलेश जी हो जाएंगे तो हमारा आपका भला होगा, और उन्होंने वो करने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो डिसीजन था श्रद्धेय नेताजी का, वो बहुत सही डिसीजन था और वो उसको देखा जाए तो आज उसका ही उत्तर प्रदेश को बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने किया, जैसे आप बता भी रहे थे कि छात्रों को लैपटॉप देने का हो। नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट की अगर हम स्कीम्स बताने लगे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, नौजवान को अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारे बच्चों को इंटर पास करने के बाद लैपटॉप देंगे, हमारी बहनों को जो कन्या विद्या धन दिया जाएगा। उसके अलावा आप सोचिए एक्सप्रेसवे से, मैंने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किसी ने बनाया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उसके अलावा दूसरा एक्सप्रेस पूर्वांचल में उन्होंने पूरा का पूरा करा दिया था, बाकी छोटा काम बच गया, बीजेपी की गवर्नमेंट आई और खराब तरीके से बनाया उन्होंने, खराब तरीके से बनाया। मेट्रो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लेकर आए। आप सोचिए कितनी सोच उनकी डेवलप्ड, कितनी सोच थी, कितना सोचते थे आगे। हमारे बनारस के बारे में सोचा कितना, आप बनारस में हम सोचिए गोमती रिवर फ्रंट बनाया और वहाँ लखनऊ में बनाया, हमारे यहाँ वरुणा कॉरिडोर बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बनाना चाह रहे थे। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए हमारी सरकार ने, तो बहुत सारा काम जो भी हुआ आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। वो अमूल फैक्ट्री, आज नौजवान जो रोजगार के लिए तड़प रहा है उत्तर प्रदेश का, उत्तर पूर्वांचल का, और उसमें अगर 2 बूंद अगर पानी डालने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर अमूल की फैक्ट्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय अगर उन्होंने ज़मीन दी, ज़मीन देने के बाद उसको बनवाने का काम किया, तो अगर वो नहीं किया होता तो हमें बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, और हमें आप एक काम बता दीजिए कि रोजगार के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया, और एक काम बता दें पूर्वांचल में क्या। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है मेरा तथ्यात्मक उतना सही ना हो, बट अमूल फैक्ट्री लाने का जो क्रेडिट था, क्योंकि 2014 का जब इलेक्शन बीजेपी जीत करके आई थी तो अमूल फैक्ट्री की बात हुई थी कि अमूल फैक्ट्री आ रही है और उससे रोजगार होंगे, और वो आ भी जाए, कोई भी दे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं मानता हूं कि आपकी इस पार्टी ने दिया या बीजेपी ने दिया, नहीं, लेकिन अगर पिछले 12 सालों पहले करेक्ट हो जाइए। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि होता क्या है ना, यही होता है, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, लोगों को जानकारी नहीं होती। 2014 में गवर्नमेंट बीजेपी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से जीते। जब भी किसी भी स्टेट में कोई भी जमीन किसी को देनी होती है
वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि इसको जमीन देनी है। सारे एनओसी स्टेट गवर्नमेंट के तय होते हैं, उसमें सेंट्रल का बहुत रोल कुछ नहीं होता। और वो प्राइवेट कंपनी थी, उसको लीज किया, उनको जमीन फ्री में दी, उनको इसलिए दिया कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं जी। अभी जान लीजिए, मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ कि स्टेट की जितनी भी स्कीम जो स्टेट में चलती है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट से होती है, सारे एनओसी स्टेट देती है, सारे के सारे जितने आपको डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होती है वो स्टेट देती है, वो जो एरिया बनाया गया है इंडस्ट्रियल एरिया वो स्टेट बनाता है, वो सारी चीज़ें स्टेट की हैं। तो उस समय स्टेट में गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया और समझिए कि फ्री में दे दिया जमीन। इतनी जमीन जो है वो फ्री की जमीन है, ऐसा थोड़ी ना कि उसके लिए कोई अरबों खरबों रुपए किसी ने लिया है। उतनी बड़ी जमीन, अरबों खरबों की जमीन दे दिया कि हाँ उत्तर प्रदेश में रोजगार आएगा, इसलिए तो दिया। तो हमारे पूर्वांचल के लोग रोजगार से जुड़ेंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको करेक्ट हो जाइए। आप बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, लोगों के लिए भी वो क्लैरिटी अगर आप बोल रहे हैं तो आप एक्चुअली करेक्ट होंगे। रोजगार की तरफ हम लोग शिफ्ट हो ही गए हैं, तो अगर अमूल फैक्ट्री एक ला सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो दूसरी फैक्ट्री वैसी क्यों नहीं आई? अच्छा, मैं ये कहना, क्योंकि आप युवाओं से जुड़े हैं, आपने खुद भी बोला कि आप अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उस टाइम पे और फैक्ट्री आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए 5 साल का जो टेन्योर होता है, उस 5 साल के टेन्योर में अगर काम, मैंने कहा ना मेट्रो आया, रोजगार बढ़ा। देखिए अमेरिका ने सड़क बनाई, सड़कों ने अमेरिका बना दिया। अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बना दिया, उस एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश को रोजगार से जोड़ दिया, दिल्ली से जोड़ दिया, लखनऊ को दिल्ली से सीधे जोड़ दिया, उस एक्सप्रेसवे ने जोड़ दिया। अब आप सोचिए कि जो बुनकरों के जो रोजगार कैसे आएगा। बनारस साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बुनकरों को साड़ियों के लिए पहले एक समय था, यहीं आईएमए की बिल्डिंग में हमारे बुनकर भाई अपना खून बेचकर अपना परिवार पाल रहे थे। नहीं पैसा था तो खून बेचा करते थे जाके लाइन लगा के। लेकिन आदरणीय नेताजी ने 40 रुपए फ्लैट रेट में बिजली देने का काम किया बुनकरों को। तो जब 40 रुपए और 60 रुपए में बिजली मिलने लगी बुनकरों को, क्योंकि बिजली बहुत महंगी थी, उतनी महंगी बिजली से बना के साड़ी बेचने में बहुत महंगी पड़ रही थी। तो जब ये जानकारी हुई नेताजी को तो उन्होंने ये काम किया। आप समझिए कारपेट एक्सपो जो लगता है हमारे भदोही में जी, उसके लिए जो सड़क बननी थी, उस सड़क बनाने का काम किया, वहाँ कारपेट एक्सपो बनाने का काम किया। आप अगर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कैसे कर सकते हैं हम। बिजली के जितने कारखाने उत्तर प्रदेश में आज भी चल रहे हैं, जो 24 घंटे बिजली आ रही है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। वो सारे उस समय जितने भी आप देख रहे हैं, अनपरा डी का प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी ने लाया, उसके अलावा कानपुर में वो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट उन्होंने बनाया। ऐसे हम देख लें, सोलर एनर्जी की शुरुआत की, उसमें अब्दुल कलाम साहब आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, उस समय उन्होंने लाया था। आज सोचिए उस समय की सोच थी। सोलर जो पैनल आज जो सरकार इसका हिंडोरा पीट रही है, अखिलेश यादव जी ने उसको जब लाया और लाने के बाद उसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय हमारे अब्दुल कलाम साहब ने किया था। तो वो सारी चीज़ें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर होगा, कोई भी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप समझिए कि जितने भी लखनऊ में भी जितनी इंडस्ट्रीज आई, मैंने जितने भी आप देख रहे होंगे जितनी कॉर्पोरेट सेक्शन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे समय की देन है। आप सोचिए कि एचसीएल लाया अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में, एचसीएल अखिलेश जी की देन है। पूर्वांचल में क्यों नहीं आया कुछ? पूर्वांचल में कहते ना, पूर्वांचल में क्यों नहीं आया? पूर्वांचल में आपका ये आया, ये अमूल प्लांट कहाँ से आया जी? अमूल प्लांट आया जो हमारे पूर्वांचल के डेयरी उद्योग है। जो हमारा पूर्वांचल जो है मुख्य रूप से आप गाजीपुर देख लीजिए, गाजीपुर जो है डेयरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जौनपुर है, बनारस है, चंदौली है, इन सब जगहों से जो डेयरी प्रोडक्ट थे वो अमूल के लिए हुआ। उसके अलावा अलग से हर जिलों के लिए व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, हर जिले को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, जिला मुख्यालय को। तो इस तरह से जब डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो आप रोजगार मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने का काम हमने किया था। लेकिन आप ये तो आपने हमसे पूछा नहीं, मैं आपको ये पूछना चाहिए कि दिन 10 सालों में बीजेपी ने क्या नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे उच्च शिक्षा की हो, शिक्षा पे हम जाएंगे अलग से बात करेंगे, या रोजगार हो, क्योंकि अमूल आया या मेट्रो बने, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है, इंफ्रा लगता है, आपने बहुत सही लाइन भी बोला कि नहीं अमेरिका ने सड़क बनाया, सड़क ने अमेरिका बनाया, वो सारी चीजें मुझे लगता है हो गई हैं पूर्वांचल में। रोजगार की बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी नहीं कर रहा है उतना बढ़ चढ़ करके, और पक्ष तो जैसे छोड़ ही दिया है कि नहीं छोड़ो, ठीक है ना, जा ही रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक तो जा ही रहे हैं, तो क्या दिक्कत है यहाँ के लोगों को? वोट देने के टाइम थोड़ा सा 2 लाइन बोल देंगे रोजगार पे और मिल ही जाएगा वोट। देखिए, मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। रोजगार के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है, और गवर्नमेंट चाहती है कि अब नौकरी न देके आउटसोर्सिंग पे नौजवानों को रखें। जो काम जिसका सरकार ने सदन में कहा ये बात कि जिस काम का हम 80,000 दे रहे हैं वो काम 10,000 में करा सकते हैं। तो सोचिए 10,000 में आप सोचिए किसका शोषण हो रहा है।
कुशल श्रमिक की वेतन से कम वेतन में आज शिक्षा मित्र काम कर रहे थे, आज अनुदेशक पढ़ाने का काम कर रहे थे। आप सोचिए कि क्या स्थिति थी। आप सोचिए कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आप नौजवानों को रोजगार कहीं नहीं दे रहे। मैंने सदन में जब पूछा एक बार, तो सदन से सरकार का जवाब आया कि ठेला पे अगर सब्जी रख के कोई बेच रहा है तो ये भी रोजगार है, चाय बेचने का को भी सरकार रोजगार मान रही है। और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने तो लोकसभा में कहा कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो आप सोचिए कि जो नौजवान, जो माता पिता, आप समझिए कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत लाइन बड़ी मार्मिक है मुझे लगता है। जब कोई व्यक्ति पिता बनता है या कोई महिला माँ बन जाती है, तो उस दिन उसके जितने सपने होते हैं वो सारे सपने उस दिन समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो सपना देखे बहुत बड़ा घर बना लें, बहुत बड़ी गाड़ी रख लें, बहुत जेवर हो जाए, बहुत हो जाए, सारे सपने उस दिन छोटे हो जाते हैं। एक सपना बस बड़ा बचता है कि जो उसका बच्चा हुआ है उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, और अच्छे से अच्छा पढ़ा के कहीं ना कहीं उसको हम अच्छी सरकारी नौकरी दिला दें। ये हर परिवार का सपना होता है। जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वही सबसे बड़ा सपना उसका हो जाता है। तो रोजगार के नाम पे गवर्नमेंट नहीं दे रही। गवर्नमेंट इसके में कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे रही तो बताएं, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं कर रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करके हम रोजगार दे दें। कोई भी अगर एक फैक्ट्री आई है, प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस, जी 10 साल 15 साल से सबसे बड़ा कष्ट वो 12 साल से प्रधानमंत्री जी यहाँ के हैं बनारस के। हम बनारस की बात कर रहे हैं। आप गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर को छोड़ ही दीजिए, यहाँ भी बहुत सारे मिनिस्टर आपके हैं इस गवर्नमेंट के। लेकिन किस जिले में एक भी कारखाना लगा? हमें एक जिले का आप नाम बता दीजिए। अखिलेश यादव जी ने लगवा दिया, उसके अलावा किसने लगवा दिया? अब तो गवर्नमेंट दोनों है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि अब तो स्टेट में भी इनकी गवर्नमेंट है, जो चाहेंगे वो करा सकते हैं, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है। कितना कारखाना इन्होंने लगाया? एक कारखाना नहीं लगाया। नौजवानों को रोजगार देने की कोई स्कीम इनके पास नहीं है। बुनकर आज पलायन कर रहा है उत्तर प्रदेश से और बनारस से, क्योंकि बिजली जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और नेताजी ने 60 रुपये किया था और 40 रुपये किया था, उसको बढ़ा के आप सोच लीजिए कि पूरा बिजली का पैसा लिया जा रहा है बुनकरों से। तो बुनकर आज फिर भाग रहे हैं, वो बनारस छोड़ के बुनकर आज पलायन कर गया गुजरात की तरफ। तो आप सोचिए कि जितनी भी सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, उससे उत्तर प्रदेश के नौजवान पूरी तरह से नाराज़ हैं और सरकार के खिलाफ हैं। मैं आपके आज चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि अगर रोज़गार कोई दे सकता है, किसकी सोच है डेवलपमेंट की, तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है। उसके अलावा रोज़गार पे कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे उत्तर प्रदेश के, वो आपने कहा ना, पलायन सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, विदेशों में भेजा गया, इजराइल भेजा गया, ईरान भेजा गया। आप सोचिए, इजराइल भेजा गया, आज युद्ध चल रहा है, कितने लोगों की क्या स्थिति है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं सदन में पूछूंगा इस बार मंत्री जी से। पहले सीना ठोक कहते हैं हम इजराइल भेज रहे हैं। हमने कहा यहाँ से तो आप आयात निर्यात का खेल शुरू कर दिया आपने। हमारे लोगों को यहाँ से निर्यात किया जा रहा है, दूसरे विदेशों में भेजा जा रहा है, वहाँ मजदूरी करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी जॉब लग रही है, मजदूरी करने के लिए भेजा जा रहा है कि हमारे जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ से मजदूर लेके जाओ विदेश और विदेश में जाके मजदूरी कराओ उनसे। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश की सरकार। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने रोजगार देने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आने वाले समय भी, और हमको लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश अगर विकसित होगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकसित होगा। जो आपने बोला वो वास्तव में भी एक सेंटेंस ही अपने आप में शर्मनाक है कि अगर पकौड़ा ही तलना है तो फिर ग्रेजुएशन करा ही क्यों रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करी क्यों रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएड का एग्जाम दिए हुए हैं, टेट का एग्जाम दिए हुए हैं, बट वैकेंसी नहीं है, बच्चे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि जब, मुझे लगता है कई ऐसे फैमिली मैंने देखी है, कई ऐसी फैमिलीज देखी है जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, माताओं ने जेवर गिरवी रखना पड़ा, जेवर गिरवी रखने का काम किया, पिता को और खेत गिरवी रखना पड़ा, खेत गिरवी रखने का काम किया, और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। और पढ़ने लिखने के बाद उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के कहीं पेपर लीक हुए तो उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश में इससे ज़्यादा कहीं एग्जामिनेशन के पेपर लीक नहीं हुए। तो पेपर लीक कर कहीं ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए किया जाता है कि रोज़ वैकेंसी आएगी, रोज़ लीक करा देंगे, लीक करा के फिर ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। तो लोगों को लगा रोज़गार मिलने वाला है, रोज़गार मिलने वाला है, सारे पेपर लीक। पेपर लीक अगर, क्योंकि आप पहले मालूम होता तो मैं लिस्ट लेके आप सुना देता कि कितने पेपर लीक। नहीं, मैंने अखिलेश जी का एक ट्वीट देखा था, उन्होंने लिस्ट दिया हुआ था बाकायदा, उसमें कम से कम 25 एग्जाम से जिसके कि पेपर लीक हुए थे, या तो डेट चेंज हुए थे, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने देखा था और मैंने पूछा भी था किसी से। तो इसमें आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग क्यों नहीं एक प्लान जो है एजिटेशन करते हैं, एक संघर्ष हो जिसमें कि आपके साथ छात्र भी जुड़े, युवा भी जुड़े? क्योंकि
जब तक हमारे युवा मजबूत नहीं होंगे, उनके हाथों में रोजगार नहीं होगा, विकसित भारत का लक्ष्य तय कर देने से विकसित भारत नहीं हो जाएगा। जब तक छोटे शहरों से भागीदारी नहीं आएगी, और भागीदारी का मतलब है कि बस वो वोट में भागीदारी ना हो, कंजम्पशन में भागीदारी ना हो, कमर्शियल भागीदारी हो, जहां पे कि हम पैसे कमा रहे हैं और हम पैसे खर्च कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे कोई बात नहीं होता पूर्वांचल के लिए। वही सरकारों ने चाहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बन गई हैं। हम बेंगलोर से कंपीट करने की बात करते हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहाँ पे स्टार्टअप्स बन रहे हैं और बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, बट पूर्वांचल की बात ही नहीं होती है। तो कहाँ पे है? क्या उधर वाले नेता इधर आना नहीं चाहते, इधर के लोगों की बात नहीं करना चाहते? आपको क्या लगता है? मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बनारस से हैं, युवाओं से जुड़े हुए युवाओं के नेता हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है ना, जो आप गाजियाबाद नोएडा की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद नोएडा को आप उत्तर प्रदेश का हिस्सा मत मानिए, वो तो एनसीआर का हिस्सा है जी, इसलिए डेवलप हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हिसाब से डेवलपमेंट होता तो शायद डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता, तो वो एनसीआर की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है वो दिल्ली के आसपास होने, सराउंडिंग होने की वजह से डेवलप हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप ये जान लीजिए कि कह तो रहा हूँ कि पूर्वांचल में अगर रोजगार नौजवानों को चाहिए और अगर पूर्वांचल के नौजवानों को आगे बढ़ना है, तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कभी, और पूर्वांचल में, खासतौर से पूर्वांचल में आने वाले समय में नौजवानों का भला नहीं हो सकता। मैं आपको एकदम बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ, और इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि नौजवान जो बेरोजगार है, गवर्नमेंट को सोचना नहीं उसके बारे में। जो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो आउटसोर्सिंग में रखेंगे, 10,000 में नौजवान मिल रहे हैं आज, तो 10,000 में नौजवानों को रखने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो 10,000 की जो बात करने वाली गवर्नमेंट होगी, सोचिए इसके मन में क्या हो। कैसे कोई 10,000 में अपने माता पिता का इलाज कर पाएगा? कैसे 10,000 में कोई अपने बच्चों की फीस ही नहीं दे पाएगा? कॉपी किताबों का भी तो रोज ही चल रहा है कि लूट मची हुई है। लूट मची है, बताइए किसके हैं विद्यालय? जो किताब ऑनलाइन मिल रही 100 रुपए की, वो स्कूल में मिल रही 600 रुपए की, तो बताइए किसके विद्यालय चल रहे हैं? इस पर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्शन नहीं ले रहे, इसीलिए कि उनके खुद के विद्यालय हैं, इस सारा काम उनका है। विद्यालय को उद्योग बना दिया। विद्यालय जो आप समझिए शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय, उसको उद्योग बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है जी। और वो एक तरीके से जो सामाजिक खाई है उसको बढ़ा रही है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं और वो पैसा वहन कर रहे हैं। अब दूसरे लोग जो हैं, जो प्राइमरी विद्यालयों या सरकारी विद्यालयों पे निर्भर हैं, वहां पे सरकार का फोकस है नहीं। फोकस था भी तो चर्चा हुआ था, बीच में आप लोग भी रहे थे और आपकी पार्टी ने कड़ा विरोध भी किया था, जहां पे विद्यालयों को बंद करने की बात हुई थी। तो अगर जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, उनके बच्चे प्राइमरी विद्यालयों में जा रहे हैं, उन विद्यालयों की कोई बात नहीं कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रहा है कि शिक्षा के स्तर पे, भले वो टीचर से दोबारा एग्जाम लेने की बात हो रही है, जिसपे आप लोग बात भी कर रहे थे। एक्चुअली है क्या, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ना, होता क्या है कि वैसे आपसे भी मेरा ये अनुरोध है कि विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाइयाँ देखा करिए, जरूर देखेंगे। अगर आप देखेंगे ना तो आपको जानकारी होगी। होता क्या, सड़क पे आप लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हमने नोटिस किया बहुत सारे नौजवानों के मुकदमे हो गए। अभी आपने कहा रोजगार को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, एकदम उतरना चाहिए। लेकिन समय जब था जब सरकार संविधान को मानती थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, उस संविधान को सरकारें माना करती थी, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए सड़कों पे जिसका आंदोलन हुआ, शिक्षा में तो आंदोलन किया, उनको पीटा गया, आंगनबाड़ी ने आंदोलन किया, महिलाओं को पीटा गया। अभी 1090 की महिलाएं मैं देख रहा था कि आंदोलन कर रही थी, उनको पीटा गया लखनऊ की सड़कों पे, मुकदमे दर्ज किए गए। तो आज जो दमनकारी सरकार है, जो दमन कर रही है, किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। आपका घर गिरा सकते हैं, आपके घर में बुलडोजर चल सकता है, आपके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं, आपको जेल भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसलिए करे कि आंदोलन ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है, क्योंकि सरकार से जो लोग नाराज हैं, वो सारा गुस्सा जो सरकार का है वोट पे निकालने का काम करेंगे। 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, और लगातार जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनके खिलाफ मुकदमे हुए, वो जेल गए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए आप, क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा सा आप पढ़ेंगे और जानकारी करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। जिन लोगों ने भी आंदोलन किया वो सब जेल गए, जिन लोगों ने आंदोलन किया उनके घर गिर गए होंगे, जिन लोगों ने आंदोलन किया उनके परिवार के लोगों के ऊपर मुकदमे हो गए होंगे। तो इसीलिए जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो आंदोलन नहीं करना चाहती। हम लोग करते हैं आंदोलन, और सदन में हम लोग लड़ते हैं, इसलिए सरकार से सीधे सीधे लड़ते हैं। सड़क पे लड़ेंगे
तो बात जनता तक जाती है। सदन में रहेंगे तो जनता की बात सरकार तक जाएगी, सरकार तक जाएगी। और सरकार से कोई, अगर विधान परिषद की प्रोसीडिंग निकाल कर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने क्वेश्चनर किया है तो नौजवानों के रोजगार पे किया है, पुरानी पेंशन पे किया है। आज कर्मचारी परेशान है पुरानी पेंशन को लेके, पुरानी पेंशन पे किया है, हमने शिक्षा मित्रों के लिए किया है। अभी टेट की परीक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं जितने हमारे शिक्षक हैं, उनके खिलाफ लड़ने का काम किया है। आप सोचिए जितने विषय थे, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, वित्तविहीन शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए किया है। आप सोचिए कि उनको मानदेय देती थी हमारी सरकार, इस सरकार ने मानदेय बंद कर दिया। सेवा नियमावली की लड़ रहे थे, इस बार सदन में सरकार ने तय किया कि सेवा नियमावली के लिए एक कमेटी बनाएंगे। अब आप सोचिए कि वो भी हमारे प्रश्न में बताया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मूल्यांकन का पैसा मिलता है, जो इंटर की कॉपी चेक हो रही है बोर्ड एग्जामिनेशन की, सीबीएसई बोर्ड से हम तुलना करते हैं और सीबीएसई बोर्ड की तुलना पे आप 25% पैसा नहीं दे रहे। एग्जामिनेशन फीस तो आपने बढ़ा दिया 575 गुना, लेकिन आपने जो मूल्यांकन का पैसा है उसका पैसा नहीं बढ़ाया। टीचर्स को जब पैसा नहीं देंगे, शिक्षक जब तक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। इसलिए शिक्षकों को भी हमको आपको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पर विचार नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं से ये सारी जो चीज़ें हैं, हम लोग जब सरकार बना लेंगे तो आने वाले समय में काम करेंगे। जी, शिक्षा पे बात हो ही रहा है, तो पूर्वांचल में आपको क्या लगता है जो उच्च शिक्षण संस्थान है, BHU लगभग 1916 अगर मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं हूँ तब का निर्माण है, माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया। उसके बाद दूसरा BHU बनारस में नहीं बना, बनारस तो छोड़िए पूरे पूर्वांचल में नहीं बना। उसमें सबकी सरकारें आई हैं, बीजेपी आया है, कांग्रेस भी रहा है, आप लोग भी रहे हैं, BSP भी रहा है। तो अगर देखा जाए तो BHU पे ही पूरा पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार टिका हुआ है। तो इसके भार को कम करने का, और भार कम करने का तो ठीक है कि वो वहां की जनता है वो समझे, दूसरे ऐसे शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खुले और इस पे क्यों विचार नहीं हुआ? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमें याद है जब गवर्नमेंट हमारी थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे हर जिले पे। चंदौली मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में बना, आज चल रहा है। संत कीनाराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना है। इसलिए बन गया कि जो हमारे लोग थे, जो दूर दूर से BHU आते थे इलाज कराने के लिए, आप सोचिए कि उनके इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए और बच्चे हमारे MBBS MD जब बनेंगे यहाँ से निकल के, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी है वो पूरी होगी। आप गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, जौनपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, आप समझिए कि आसपास पूर्वांचल में जितने मेडिकल कॉलेज बने सब समाजवादी पार्टी सरकार में बने। और आप अगर अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं तो देखा तो ना कि देखिए कई चीज़ें होती हैं। जैसे आप BHU की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो अच्छा काम होता है। तो ये काम तो BJP को करना चाहिए था। आज 10 साल से स्टेट में सरकार है, 12 साल से उसमें सरकार है, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है। तो 12-13 साल से ये सरकार बन चल गई, तो कहाँ हैं ये लोग, क्यों नहीं कर रही है? इनको तो करना चाहिए था। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप इन सालों में क्यों नहीं किए। हमारी गवर्नमेंट फुल फ्लेज की एक ही गवर्नमेंट बनी 2012 से 17, उसके पहले तो 2 साल के लिए 3 साल की गवर्नमेंट बनी हमारी, जब भी बनी। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं बनी, ठीक से चली ही नहीं, 10 साल का मौका मिलेगा जब समाजवादी पार्टी सरकार को, तो हम लोग उससे ज़्यादा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी कई ठो बना देंगे, कई स्टेट। आप समझिए कि बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की थी। उस समय में तैयारी हुई, उसको समय बनाने का काम किया। वहाँ पर बना क्या कहते हैं आजमगढ़ में सुहेल देव जी के नाम पे, तो वो समय भी विश्वविद्यालय की शुरुआत हमारे समय हुई थी। तो विश्वविद्यालय की शुरुआत हमारे समय हुई, तो वो सारी चीज़ें तो हमने शुरुआत की है। मेडिकल कॉलेज बनाने का कैसे, और सिर्फ बनारस ही को हब क्यों रखेंगे, हम हर जिलों में बना देंगे, हर जिलों को हम डेवलप करने का काम करेंगे। मिर्ज़ापुर में भी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है उसकी नींव भी हमारी सरकार में रखी गई थी। तो जब नींव हमारी सरकार में रखी गई, क्योंकि 5 साल का टेन्योर था, कम समय था, और कोई भी काम 5 साल में नहीं हो सकता, तो इसीलिए जनता ने जिस सरकार को 10-12 साल के लिए चुना, उस सरकार ने कुछ नहीं किया, बस जो हमारे किए हुए काम थे उसी को पूरा कर रहे हैं, भी पूरा नहीं कर पा रही। तो आपसे यही कहेंगे कि जब तक सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में, तब तक ना नौजवानों का भला होगा, ना किसानों का भला होगा, ना प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इसका भला होगा। नहीं, आपने बीच में बोला कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। मेरा जो प्रश्न है वो सारे जनप्रतिनिधियों से है और आपसे इसके लिए है क्योंकि आप युवाओं के नेता है। जो मुद्दा है कि क्यों नहीं है पूर्वांचल में, वो जिम्मेदारी तो बट ऑब्वियस है कि जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी बनती है और प्रश्न उससे पूछे जाने चाहिए। लेकिन
आप लोगों से इसके लिए पूछना बनता है कि नहीं, आप अगर आवाज उठाएंगे, शायद हमारी आवाज को आप और बढ़ चढ़ करके उठाएंगे तो शायद चीजें हो सकती है कि बेहतर हो जाए। और उम्मीद यही होगा कि आप जब भी सरकार में आते हैं आप इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखें कि पूर्वांचल के युवा को रोजगार चाहिए। वह रोजगार बस अमूल की फैक्ट्री में नहीं चाहिए, वह रोजगार बस रोड बनाने वाले कामों में नहीं चाहिए, वह मेट्रो बनाने वाले कामों में भी नहीं चाहिए। हमें भी आईटी चाहिए, हमें भी बैंकिंग चाहिए, हमें भी अच्छे जॉब्स करने हैं, क्योंकि यहाँ के भी जो ग्रेजुएट है वो अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं। मैं खुद कॉर्पोरेट में रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं कभी भी बनारस में वो सैलरी या वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसकी वजह से बेंगलोर रहा, चाहे पुणे रहा, चाहे मुंबई रहा, हैदराबाद भी रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे बनारस में होगी तो हमारे जो युवा हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे, तो उससे लगता है कि प्रदेश का विकास भी होगा और युवा खुशहाल भी होगा। आपने राजनीति जब ज्वाइन की तो थोड़ा सा जाते हैं पीछे, समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना, या उसमें भी कहीं से कोई कोइंसिडेंस था? नहीं, मैंने कहा ना कि जब छात्र संघ हमारा चुनाव होना था उसके बाद छात्र संघ भंग हो गए थे। अच्छा। मैंने बंद कर दी थी गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट उसमें बीजेपी और बीएसपी की कोलैबोरेशन से बनी थी। दोनों बीएसपी में मायावती जी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी की सपोर्ट से बनी थी जी। और जब उसके बाद जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, और मुझे याद है आज भी वो दिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उसी दिन उनका कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था जी। और वो उस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसी हेलीकॉप्टर से वहाँ गए और जाते ही वहाँ से उन्होंने छात्र संघ बहाली की घोषणा की। अरे वाह। और जब छात्र संघ बहाली की घोषणा उन्होंने की थी उसके बाद फिर छात्र संघ के चुनाव हुए। तो छात्र संघ के चुनाव हुए तो हम लोग पदाधिकारी हुए, और पदाधिकारी हुए तो इसलिए समाजवादी पार्टी से मुझे लगता है हर नौजवान को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो सोच है डेवलपमेंट की, जो यूपी में नौजवानों को आगे बढ़ाने की सोच है, समाजवादी पार्टी के अंदर ही है। तो नेताजी ने की वजह से आज हम छात्र संघ के पदाधिकारी हुए और फिर छात्र संघ का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, तो समाजवादी पार्टी जुड़ते चले गए। और हमने देखा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समीक्षा कर सकते हैं, समीक्षा की। तो जब समीक्षा करने में हम लोगों ने ये महसूस किया कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है जो नौजवानों के बारे में इतना सोचती है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत जेल किया। मैं पे 18 मुकदमे हैं, और कोई ऐसा नहीं है, कोई मुकदमा ऐसा है कि कोई रंगदारी का मुकदमा हो या कोई जमीन कब्जा करने का मुकदमा हो। हम पे जितने मुकदमे 18 मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे राजनीतिक हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन संघर्ष इसके मुकदमे हैं। और मैं कई बार जेल गया। मैं अपने इस कार्यकाल में मुझे लग रहा है कि अपने जीवन काल में मैं 4 बार जेल जा चुका हूँ। 4 बार जेल में कई दिनों के लिए गया। ऐसे तो हिरासत में पुलिस ने कई बार ले लिया है, लेकिन 4 बार प्रॉपर जेल गए, और जेल में जाने के बाद बेल हुई, बेल होकर छूटे। तो 4 बार मैं जेल जा चुका हूँ। तो लगातार जीवन में सेंट्रल जेल और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, दोनों जेलों में मैंने 2-2 बार जेल गया है। तो लंबा समय मेरा रहा है, अनुभव रहा है उन जेलों का, तो मुझे बहुत जानकारी भी है। तो वही कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को अगर कोई भला कर सकता है तो आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। जो सोच उनकी है, बहुत डेवलपमेंट की सोच उनकी है। मैं कहता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो उनसे एक बार मिल लेगा, दुनिया में किसी नेता से दूसरे मिलने नहीं जाएगा, वो अखिलेश जी इसके हमेशा दीवाना हो जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ। चलिए, कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से कभी मिलना हो उनसे, उनकी बातों को सुनना हो। आपने बोला सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी तो पीडीए की बात करती है, उसमें तो हम जैसे सवर्ण आते ही नहीं, तो फिर कैसे मैं क्यों जुड़ूं, या दूसरा सवर्ण समाज का बच्चा क्यों जुड़े? अच्छा देखिए, ऐसा है ना, यही कह रहे हैं, परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है, परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है वो क्या किया जाता है। देखिए ऐसा है कि जो इस समय उपेक्षित है, जो भी पीड़ित है वो पीडीए है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा, जो भी पीड़ित है, पीड़ित दुखी अगड़े, पीडीए का मतलब ये भी है, पीड़ित दुखी अगड़े। तो ये भी पीडीए है। पता है, अब मैं बता रहा हूँ जो आप कहना चाहते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जी, ये भी पीडीए है। ए से अल्पसंख्यक भी है, ए से आधी आबादी भी है, ए से अगड़े भी हैं। तो आप समझिए कि ए का तो मतलब कई है, जगह जगह पे उसका मतलब चेंज होता है। तो उस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि पीडीए में हम सब हैं। जो भी पीड़ित है वो किसी समाज का हो। क्या आशुतोष सिन्हा स्वर्ण समाज से नहीं आते? आज समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। माता प्रसाद पांडे जी स्वर्ण समाज से नहीं आते, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। विधानसभा का सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी दल के लिए जी। तो विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया उनको, माता प्रसाद पांडे जी को। तो अब ऐसे पीडीए में, क्योंकि जो भी समाज उत्तर प्रदेश में पीड़ित है, दुखी है, वो आज समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहे, इसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये पीडीए है। और उस पीडीए को
कहते हैं परसेप्शन दूसरा क्रिएट किया। और जो भी है आज दलित जो भी पीड़ित हो रहे हैं, जो पिछड़े समाज के लोग पीड़ित हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो पीड़न हो रहा है, उसके साथ भी हमारी पार्टी खड़ी है। तो हम लोग सारे लोग पीडीए में आते हैं। आपके हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश को आगे जाना है, अगले 5 सालों की बात करें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई हैं, तो होनी ही चाहिए, चाहे सरकार कोई आए, चाहे आपकी सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे बसपा की सरकार आए, जनता को क्या उम्मीद करनी चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो सबसे पहले जो मैंने कहा ना कि शिक्षक जब तक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। जी। आज शिक्षक और जो राज्य कर्मचारी है पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मैनिफेस्टो में डाला था पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, वो बहाल होना चाहिए। एक, हमारे जो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक हैं, जिनको मानदेय देती थी हमारी गवर्नमेंट, बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं, आज 4,000-5,000 में पढ़ा रहे हैं बेचारे। जी। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा मिलना चाहिए जी। तो उसके लिए भी वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय, ये विषय हमको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी भी गवर्नमेंट आए ये होना चाहिए। इस गवर्नमेंट में नहीं हुआ, अपनी गवर्नमेंट में हम लोग करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों को हमारी गवर्नमेंट में हम लोगों ने नियमित कर दिया था, 40,000 रुपये दे रहे थे। इस गवर्नमेंट ने 10 साल लाठी डंडा खिलाने के बाद 8,000 रुपये बढ़ाया, हम लोग लगातार लड़ने के बाद। तो उनका 22,000 जो कम हुआ है वो 22,000 बढ़ना चाहिए। अनुदेशकों का सम्मान होना चाहिए। हमारे जो प्रेरक साथी हैं, जो बूढ़े लोगों को पढ़ाने का, जो बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, उनकी सैलरी सरकार ने रिकवरी करा ली, और कई सालों की सैलरी नहीं थी। वो सारी सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार से हम चाहते हैं वापस मिलनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो प्रयास करेंगे। जो महिलाएं, हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो आप सोचिए कि 40,000 रुपये देने की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की है। 40,000 रुपया उनको देंगे, तो 40,000 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा अगर किसी महिला को साल का, तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा। क्योंकि महिलाएं जब कुछ पैसा उनके पास रहेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ काम कर सकती हैं। तो उनको 40,000 रुपये महीने साल का जो देने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बड़ा एक स्कीम है, होना चाहिए। आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने की बात, कैसे हम और अच्छे डेवलप कर सकें, जो टैबलेट्स, जो स्मार्टफोन और जो स्कीम हम चलाना चाहते थे लैपटॉप की, उसको और कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हैं, उसको भी देखने का काम हम लोग करेंगे। तो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा बेस जो हमारा बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलेगी, इसलिए शिक्षा अच्छी मिलेगी। तो वो चीज़ें डेवलपमेंट जरूरी है। तो शुरुआत हमको वहाँ से करनी पड़ेगी। जब हमारा बच्चा अच्छे स्किल्ड होगा, अच्छे से पढ़ लिख के निकलेगा, आगे बढ़ के निकलेगा, तो अपने आप हमारा प्रदेश विकसित हो जाएगा। जी। रोजगार में आपको क्या लगता है, पूर्वांचल में स्टार्टअप पे फोकस होना चाहिए और फैक्ट्री जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी अडानी, अंबानी, आईटीसी हो, या अमूल आया है, दूसरे भी लोग आए और यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाए, यहाँ पे वेयर हाउस से इस्टेब्लिश करे, जिससे कि पूर्वांचल के लोगों को पूर्वांचल में रोजगार मिले। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमने कहा ना, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे तो अमूल की फैक्ट्री लगाई उन्होंने जी। आने वाले समय में फिर जब अखिलेश जी आएंगे, कई फैक्ट्री हम लोग पूर्वांचल में लगवा देंगे। हर जिले में एक फैक्ट्री लगेगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री करा देंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कुछ नहीं किया, कि हमारी जब सरकार बनेगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री कराएंगे। हर जिले में एक फैक्ट्री लगेगी, इसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो वो भी करा देंगे। उसके अलावा रोजगार को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय होंगे, वो सारे उपाय हम लोग पूरी तरह से लगाने का काम करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले। आईटी कंपनियां आएँ उत्तर प्रदेश में, आईटी कंपनीज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसके लिए जोड़ने का काम करेंगे। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है एमओयू जो कर रही है, फर्जी यूनिवर्सिटी से एमओयू कर ली। आप सोचिए कि आप जो अभी ये लोग औद्योगिक विकास विभाग है, फर्जी यूनिवर्सिटी से, जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी, 200 करोड़ रुपए का एमओयू कर लिया उनसे। तो अब इस तरह से फर्जी दिखाने के लिए कि हम रोजगार बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो एक्सपो लगेगा और हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट और सबसे ज़्यादा विकसित स्टेट बनाने का काम हम लोग कराएंगे। नहीं, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक यहाँ की जनता को रोजगार नहीं मिलेगा, चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि उतनी सही होंगी जितनी होनी चाहिए। बनारस से आप आते हैं, मैं भी बनारस से ही हूँ। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा भी है, ठीक है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप काफ़ी बढ़ चढ़ करके बोलते हैं वहाँ पे कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत है, जिससे आप लोग असहमति जताते हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बाबा काशी विश्वनाथ हम सबके आराध्य हैं जी। और ये जो कॉरिडोर की शुरुआत हुई है,
ज़मीन का अधिग्रहण कहिएगा तो मैं आपको पेपर दे दूंगा, पेपर दे के देख लीजिए। 2016 में अधिग्रहण शुरू हो गया था और 2016 में सरकार किसकी थी? सपा, समाजवादी पार्टी की सरकार में इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे जो लोगों के मकान थे आस पड़ोस के, उसको लेना शुरू कर दिया था जी, अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। उस गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट में अंतर क्या है? उस समय क्योंकि जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर का एक ट्रस्ट बना जी, और जो विधानसभा विधान परिषद से पास हुआ वो पूरा एक्ट बना। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी विश्वनाथ मंदिर का पैसा है और जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रस्ट के नाम पे लेनी है। जी, तो हम जब खरीदते थे तो ट्रस्ट के नाम पे खरीद के उसको दान कराते थे, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो राज्यपाल महोदया के नाम पे लिया जाने लगा। तो ये कहीं ना कहीं से देख हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट, अच्छा मंदिरों की अगर हम बात कर रहे हैं, और बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए उद्घाटन करने, 3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, पूरा का पूरा पैसा मंदिर से लिया गया, मंदिर के अकाउंट से वो पैसा निकाला गया। और मैंने सदन में क्वेश्चन किया था, बाबा काशी विश्वनाथ को भी उधार लगा दिया, लोगों ने उधार पे रख दिया। विश्वनाथ मंदिर जी ट्रस्ट के नाम पे जो अकाउंट है उस अकाउंट से 4 करोड़ रुपए का लोन ले लिया गया। तो 4 करोड़ का लोन मैंने बाबा को उधार कर दिया किसी ने, तो भाजपा की सरकार ने किया, तब तक हमारी गवर्नमेंट थी। तो जो मंदिर है, मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसका बैलेंस शीट, उसका ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, फाइल होता है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, कोई भी देख सकता था कितना पैसा मंदिर में आया, कितना खर्चा हुआ, उसकी बैलेंस शीट सब ऑनलाइन थी। लेकिन 17 के बाद जब इनकी गवर्नमेंट बन गई तब से लेकर आज तक वो सारी चीज़ें छुपा दी गई। बहुत सारे, हमको ऐसा लग रहा है कि विश्वनाथ मंदिर में बहुत सारी कंपनियां ऐसी काम कर रही हैं, फर्जी कंपनियां काम कर रही हैं, फर्जी पैसा निकाला जा रहा है, अरबों खरबों रुपए इधर से उधर हो जा रहा है। तो सदन में मैंने कई बार क्वेश्चन किया, जांच कराने की मांग की, आने वाले समय में जांच होगी तो खुद क्लियर भी हो जाएगा आपको कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा जिसपे कि हम बस उसी मुद्दे पे बात करें। आपका काफ़ी समय ले चुका हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। आप 5 साल से हैं चुने हुए विधायक हैं, तो आपके कुछ ऐसे काम जो आप चाहेंगे कि जनता जाने, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या सीख रहा है, आगे क्या करने का प्लान है, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है, 8 जिले का, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही, 8 जिले आते हैं निर्वाचन क्षेत्र में हमारे जी। और आप सोचिए कि इन 8 जिलों में जितनी विधानसभाएं हैं, एक विधायक का पैसा हम लोग को मिलता है। जब हम लोग चुनाव जीत के गए तो उस समय कोविड चल रहा था, तो 1 साल तो हम लोग को पैसा ही नहीं मिला जी, तो उस समय की निधि मिली नहीं। उसके बाद से 1 साल 2022 तक हम लोगों को 1 साल मिली 3 करोड़, फिर उसके बाद 5 करोड़ मिल रही है, तो GST काट के 4 करोड़ मिलती है। 4 करोड़ रुपया को 8 जिले में खर्चा करना है। तो आप सोचिए कि हम लोग कितना टफ होगा। जो एक विधायक अपनी विधानसभा में खर्चा करने के लिए मिलता है, उसको हमें मिलता है 8 जिले में खर्चा करने 8 जिले में खर्च करने। तो 8 जिले की विधानसभा में खर्चा करेंगे, मात्र हम लोगों को 4 करोड़ रुपए मिल रहा है अभी। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सड़क, सीवर, नाली, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। एक सड़क बनाने जाएंगे तो 1 करोड़ की सड़क ही हो जाएगी जी, तो आप कहाँ से कर पाएंगे? तो हम 129 ब्लॉक करीब पढ़ते हैं, तो अब 129 ब्लॉक का अगर आप पढ़ते हैं, एक ब्लॉक पे अगर हम काम करने जाएंगे तो 2-2 लाख 4-4 लाख से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि हमने क्या किया। हमने किया, पहले तो जो लोग गरीब थे अपने पास से मदद की, आर्थिक, मैंने बहुत लोगों की मदद की इलाज के लिए, किसी और कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, घुटना ट्रांसप्लांट से लेके और जितनी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो जितने भी असाध्य रोग थे उसके लिए अपने पास से ही मदद की, क्योंकि हम लोग के सीमित संसाधन है, बहुत नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी भी होती है कि मैंने अपने पूर्वांचल के इन 8 जिलों में अब तक 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 38 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैंने लोगों की मदद कराई है, आर्थिक सहायता कराई है। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि किसी के घर कोई बीमारी ना आए, या किसी को बीमारी हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम में परेशान ना हो। क्योंकि बहुत सारे केस आप देखेंगे कि जब कोई इस तरह से बीमार होता है तो रिश्तेदार फ़ोन नहीं उठाते कि पैसा न मांग लें। जी। तो ऐसी कंडीशन में उनके इलाज में जितना खर्चा आएगा, मान लीजिए 10 लाख खर्चा आएगा तो 5 लाख की व्यवस्था, 5 लाख खर्चा आएगा तो 2.5 लाख की व्यवस्था, जितना खर्चा है उसके आधे की व्यवस्था हम लोग करवा लेंगे।
तो अगर आप लोगों को इस तरह की आवश्यकता होगी तो हमें बताइएगा। फॉर्मेलिटीज़ छोटी सी होती है 10-15 दिन की, वो करा के हम उनको इतना पैसा दिलवाने का काम करेंगे। तो ये मदद हम करेंगे। उसके अलावा क्योंकि जो हमारे वित्तविहीन विद्यालयों के स्कूल हैं, वित्तविहीन जितने विद्यालय हमारे हैं, वित्तविहीन विद्यालय बहुत कई हमने देखा कि टीन शेड में चल रहे थे, और जब किसी विद्यालय के प्रोग्राम फंक्शन में गया तो देखा कि बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंटेड बच्चे हैं और टीन शेड में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों को अपग्रेड करने का काम किया। मुझे लग रहा है कि अब तक 100 से ज़्यादा मैंने विद्यालयों को अपग्रेड किया होगा, जिन लोगों को मैंने मदद करके उनके विद्यालयों में कमरे बनवाए, किसी के यहाँ लैब बनवाया, किसी के यहाँ कुछ बनाया, पुस्तकालय बनवाए, कि जो हमारे गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ लें, लिख लें, अच्छे से आगे बढ़ जाएं। तो उनको ऐसे गरीब विद्यालयों को अपग्रेड करने का काम भी हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ आप समझिए कि बहुत सारे मैंने स्ट्रीट लाइट्स तो बहुत हुआ, उसके अलावा सोलर लाइट्स को हम लोगों ने बहुत बढ़ावा देने का काम किया कि गाँव में बिजलियाँ कम रहती हैं, कम बिजली रहती है, सोलर लाइट से जोड़ने का काम किया, सोलर से जोड़ने का काम किया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम थे, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम ऐसी कर दी जो लगातार बंद कर दी है। नहीं तो हम लोगों ने निधि से जो काम हो सकते थे पूरा प्रयास किया है और लोगों की मदद करने का काम किया है। एक दूसरा विषय जिस वजह से हम चुन के जाते हैं, हमारा आपका काम निधि विधि का तो छोटा काम है, मुख्य काम है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जहाँ कानून बनता है, वहाँ सदन में लड़ाई लड़े। मैंने लगातार, अब मुझे याद है कि जब मैं चुन के गया तब से लगातार पुरानी पेंशन को लेकर, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर, अनुदेशकों के लिए लगातार लड़ने का काम किया। मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ने का काम किया। पूरे प्रदेश में अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी विधायक के हैं तो उसका नाम आशुतोष है। हमने सबसे ज़्यादा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लड़ने का काम किया, पूरे प्रदेश में लड़ने का काम किया। आप सोचिए कोई ऐसा इशू नहीं जिसको हमने छोड़ा। नौजवानों के रोजगार को लेकर लड़ने का काम किया। कभी विधान परिषद की प्रोसीडिंग उठा के देखिएगा, सबसे ज़्यादा नौजवानों के रोजगार को लेकर लड़ने का काम किया। मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनको करीब 7 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, उनको वेतन दिलाने के लिए लड़ने का काम किया हमने। जो बहुत प्राथमिक विद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं उनकी समस्याएं, अभी उनको टेट परीक्षा देनी पड़ेगी, जो टेट नहीं देगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उसके लड़ने का काम सदन में अगर किसी ने किया तो हमने किया। तो लगातार हर विषय पे, कोई एक विषय आप नहीं कह सकते जिस विषय को हमने नहीं उठाया। जो जिम्मेदारी हमारी थी, जिस जिम्मेदारी के लिए जिस जनता ने चुन के हमें भेजा, जनता ने हमें चुना है, वो इसलिए भेजा है कि सदन में जाएं, उनकी आवाज़ बन के हम लोग लड़े। तो उनकी आवाज़ बन के लड़ने का काम किया सदन में, और लगातार लड़ने का काम किया, बहुत सारे काम कराया। विषय विशेषज्ञ हैं उनको पुरानी पेंशन जोड़वाने का काम हमने किया। 2005 के पूर्व जो विज्ञापित पद थे जिनकी नियुक्ति बाद में हुई, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही थी, उसको लड़के दिलाने का काम किया। आप सोचिए, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको 10,000 रुपये मिल रहा था, हम 40,000 लड़ रहे थे, तो गवर्नमेंट 18,000 तक आई, तो 8,000 बढ़ गया। तो उस संघर्ष में भी लगातार हम लोगों ने सहयोग किया है, लड़ने का काम किया है। आने वाले समय में इसको जो 18,000 इसको और बढ़ा के 22,000 बढ़ा के 40,000 कराने का काम करेंगे, जो हमारी सरकार बनेगी। तो लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं हम, हर विषय पर लड़ने का काम करते हैं। चाहे वित्तविहीन विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी सेवा नियमावली बनाने के लिए कमेटी बनवाने के लिए लड़ने का काम किया। आज कमेटी बन गई तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हम लोगों का, हम लोग लड़े हैं तब जाके बनी। तो कैसे हम शिक्षा को बेटर कर सकें, शिक्षकों के साथ हम लोग अधिवक्ताओं को, आप पत्रकारों की मैं बात करना चाहता हूँ, पत्रकारों के सुरक्षा कानून को बनाने के लिए भी मैंने लड़ने का काम सदन में किया है। पूरे देश की किसी भी असेंबली में या किसी भी विधान परिषद में, काउंसिल में, मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पत्रकारों के लिए कानून बनाने की बात की कि पत्रकार को जो जान से खेलता है पत्रकार अपनी जी। क्योंकि कई बार पत्रकारों के साथ ऐसा होता है कि कई न्यूज़ ऐसी चला देते हैं जिसमें कई अपराधी, गुंडे, माफिया, अधिकारी से उनको जान से मारने की धमकी मिलती है, मार दिया जाता है। तो उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनके मरने के बाद उनके परिवार की सुरक्षा कैसे हो, उनको कम से कम गवर्नमेंट को हमने कहा कि 5 लाख के आयुष्मान कार्ड से जोड़ दीजिए, नहीं दे पा रहे, उनको अच्छे बच्चों को परीक्षा किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लें। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं पत्रकारों के लिए, तो हर विषय के लिए लड़ने का काम हमने सदन में किया है। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको लेकर हम लोगों ने मुखरता से नहीं लड़ा सरकार को। तो ये हमारे 5 साल के कार्यकाल का ये बहुत बड़ा ये हमारे डेवलपमेंट की बात है कि डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट तो बिना सरकार के हम नहीं कर सकते। 8 जिले में डेवलपमेंट में आप कहिए कि नहीं आपने सड़क बहुत नहीं बना सकते, सड़क कुछ बनाई हमने जी। जो बन सकती थी हमसे, जो हो सकता था वो किया। ऐसा नहीं हर जिले में सड़कें बनाई, बलिया में बनाई, गाजीपुर में बनाई, जौनपुर में बनाई, जहाँ थोड़ी बहुत बना सकते थे बनाए, लेकिन हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास पैसा नहीं है तो बना सके। तो हमने सोलर से जोड़ने का काम किया लोगों को,
सोलर लाइट से जोड़े। हमने विद्यालयों को अपग्रेड करने का काम किया। हमने जो बीमार थे, जिनके पास नहीं था इलाज का, उनको पैसा देने का काम किया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे काम किए हैं जो लगातार हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले विधायकों में हमारा नाम होगा। अगर एक दिन मैं पढ़ रहा था, किसी अखबार में लिखा था कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले 5 विधायकों की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें मेरा नाम दूसरे नंबर पे था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पूछा। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने, आप सोचिए कि तारांकित क्वेश्चन में तो सबसे 1 नंबर पे था। तारांकित अतारांकित मिला के मैंने कई क्वेश्चन जिसके जवाब नहीं आते, उसको मिला के 2 नंबर पे। अब मैंने तारांकित क्वेश्चन पूछने में सबसे ज़्यादा तारांकित क्वेश्चन किसी विधायक के थे तो मेरे थे। पूरे प्रदेश में जो विधान परिषद उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे थे। तो लगातार हम लोग लड़ने का काम करते हैं। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हर विषय पे हम लोग लड़ते हैं और सरकार को घेरते हैं। और जो मुख्य मुद्दा है, जिसकी वजह से आज, जिस वजह से जनता ने हमको सदन में भेजा है, वो काम हम लोग कर रहे हैं मजबूती से। और आने वाले समय में इस सारी चीज़ों को हम लोग क्रियान्वित कराएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम सड़क से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि चाहे छात्र संघ बहाली का मामला हो, उसको लेकर लड़ रहे हैं। तो हर मुद्दे पे नौजवानों के रोजगार को लेकर लड़ रहे हैं। तो ये जो हमारे 5 साल का कार्यकाल था, इस कार्यकाल में बहुत सारी मैं आपको बातें बता सकता हूँ जिन विषयों को लोग को लड़ा और सफलता मैंने पाई, और सफलता पाई और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का काम किया। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहे। 2027 का चुनाव आने वाला है, धीरे धीरे गहमागहमी शुरू है। आपको किस भूमिका में लोग देख सकते हैं? देखिए, 2027 के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, अपने को कार्यकर्ता की भूमिका में देखता हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस जगह पर मुझे लगा दिया जाएगा तो उस जगह को हम लोग मजबूती जीतने का काम करेंगे। और लगातार हम लोगों ने संघर्ष भी किया है। जहाँ जहाँ प्रदेश में हमें जिम्मेदारी मिली उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। अभी मुझे याद आ रहा है कि क्योंकि पुराने प्रश्न पे मैं आपके आ रहा हूँ, क्योंकि विवेकानंद जी की बात इसलिए करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ज्ञानशील एकता, जो विवेकानंद जी के शब्द थे, उसको जोड़ के शुरू किया। ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता, विद्यार्थी परिषद की विशेषता। आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी जहाँ 3 दिन रहे, आप सोचिए वहाँ पर कन्याकुमारी में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बना उनके नाम पर। आज बनारस में जहाँ 39 दिन वो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं लगातार, सरकार भाग रही है और उनके नाम पे स्मारक बनाने को तैयार नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। तो आप सोचिए कि हर विषय पे तो हम लोग लड़ते हैं और सरकार को घेरते हैं। बनारस के कई इशूज़ हैं, दलमंडी का इशू है। दलमंडी में मैं कहना चाहता हूँ, जितनी दुकानें मुसलमान साथियों की है उससे कम हिंदुओं की नहीं है। आज गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान में, और बनारस में ख़ास तौर पे हम लोग जहाँ होली और दिवाली में साथ मनाते हैं, वही ईद भी साथ मनाते हैं। तो आप सोचिए कि जहाँ रमज़ान में राम और दिवाली में अली है, ये सोच के हम लोग साथ चलने का काम करते हैं। ऐसे बनारस में दालमंडी पे इसलिए तोड़ा जा रहा है कि सरकार को लगता है कि वहाँ मुसलमान लोगों को हम मैसेज देने का काम करेंगे, मुसलमानों की दुकान तोड़ दी। मुख्य सड़क 15 मीटर चौड़ी और गली को 17 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। ये कौन सा, किस सोच से गवर्नमेंट कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं से नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है और बुनकर विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। तो इसके खिलाफ सदन में संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक इसमें हम लोग को सफलता नहीं मिलेगी। एक छोटा सा मैसेज उत्तर प्रदेश के युवाओं को, खास तौर से पूर्वांचल के युवाओं को। देखिए, मैं बस नौजवानों से यही कहूँगा कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ें लिखें, और पढ़ लिख कर आप सब स्किल्ड जब हो जाएंगे तो आने वाले समय में हमें और आपको जो मौका मिलता है, क्योंकि नौजवान जो 18 साल से बड़ा होता है वही नौजवान हमारे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं। और मतदाता, हमारी एक गलती, हम एक वोट गलत कर देते हैं और उसके लिए 5 साल भोगना पड़ता है हमको। आप सोचिए, नौजवान, हमें और आपको गुमराह किया जाता है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को गुमराह किया जाए और सच्चाई से हम आप नहीं जुड़ पाते हैं। तो आपसे बस यही कहूँगा मैं कि आने वाले समय में हमें और आपको ये सोचना होगा, नौजवानों को, कि आपके हाथ में ताकत है सबसे बड़ी, वोट की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में ताकत दी वोट देने की, उस वोट देने की ताकत को बचाए रखना है और आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाना है। तो हमें और आपको आगे बढ़कर सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि सत्ता बदलनी पड़ेगी। नौजवान सत्ता बदल देंगे तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जो सपने वो देखे हैं, जो नौजवान हमारा सपना देखा है
कि हमको अच्छा रोज़गार मिल जाए, हम अच्छी तरह से कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएं। तो सारी चीज़ों अगर कोई सरकार कर पाएगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर पाएंगे। उनकी सोच, उनका विज़न बहुत पॉजिटिव है और बहुत आगे हमें लगता है प्रदेश को ले जाने के बारे में सोचते हैं। तो आने वाले समय में बस यही नौजवानों से कहूँगा कि अपने पढ़े लिखें, समीक्षा करें। मैं नहीं कहता कि आप हम ही को वोट दीजिए, आप समीक्षा करिए, आप कार्यकाल की समीक्षा करें, आप देखें कि किस कार्यकाल में क्या हुआ, इस कार्यकाल में क्या हुआ। आपको समीक्षा करनी पड़ेगी कि नौजवानों को कितने रोजगार उस समय मिलते थे, कितने रोजगार अब मिल रहे हैं। क्राइम रेट उस समय उत्तर प्रदेश में क्या था, क्राइम रेट इस समय उत्तर प्रदेश में क्या है, उसमें बुलडोजर राज क्या था, आज बुलडोजर राज कैसा है, आज किस तरह से एनकाउंटर। अब आप सोचिए एनकाउंटर, ये जो शब्द है एनकाउंटर, इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट पीठ ठोक के करेगी एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि मुठभेड़, माने अपराधी इतने मनबड़ हैं कि मुठभेड़ सरकार से कर रहे हैं, सरकार के अधिकारियों पे गोली चला रहे हैं। तो इतने मुठभेड़ जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि अपराधी मुठभेड़ कर ले रहे हैं सरकार से, तो इनकाउंटर कर रही है। आज बड़ा गर्व से कहते हैं हमने इतने इनकाउंटर किए। इतने जो इनकाउंटर का सरकार कर रही है, ये तो साबित कर रहा है कि सरकार कमज़ोर है, यहाँ के अधिकारी कमज़ोर हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को बदलना उत्तर प्रदेश के लिए हमें लगा प्राथमिकता है। इस समय उत्तर प्रदेश के लिए सबसे प्राथमिकता का विषय कोई है तो सरकार को बदलना है। चलिए, आप आए और आपने खुल करके बहुत सारे मुद्दों पर बहुत अच्छे से बातचीत करी, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे परसेप्शंस को मुझे लग रहा है आपने ब्रेक किए हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप जिस भी रूप में आए, जिस भी तरीके से आए, अगले चुनाव में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।